नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर अपन माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इससे पिछली वीडियोज़ में अपन माइक्रोब्स की डेफिनेशन तो अच्छे से सीख चुके हैं और माइक्रोब्स का डिफरेंट पर्पज़ से अपन यूज़ भी कर चुके हैं, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। और आज अपन माइक्रोब्स के थ्रू किसका प्रोडक्शन करवाएंगे? बायोगैस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन देख लेते हैं बायोगैस की कि बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोबल एक्टिविटी। देखिए, माइक्रोब्स के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, और उनकी इस एक्टिविटी से क्या होती है? कुछ गैसेस का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैथेन गैस, और मेनली जो गैस होती है उसको अपन बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इन दोनों के कंपोजिशन से ही क्या बन जाता है? बायोगैस बन जाता है। ठीक है, अब कुछ मैथेनोजेंस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम। ये क्या करते हैं? ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिथाइल का प्रोडक्शन करते हैं। मिथाइल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं। तो आप इतनी सी बात याद रखना कि कुछ मैथेनोजेंस होते हैं जो क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिथाइल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आगे जाके बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मैथोजेंस होते हैं जो कि मिथाइल और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और उनके कंपोजिशन से बायोगैस बन जाती है। तो जो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर जो बायोगैस का जो मेनली कंपोजिशन होता है, वो मैथेन गैस से और कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ हद तक हाइड्रोजन गैस भी मिलकर बायोगैस बना देती है। तो इतना समझ में आया कि कंपोजिशन ऑफ बायोगैस इज़ मैथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि माइक्रोबल एक्टिविटी के थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का, वो डिपेंड्स करता है कि वो माइक्रोब्स कौन सा है और वो कौन सा ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ग्रो करते हैं अनएरोबिक कंडीशन के अंदर। किसके अंदर? अनएरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, और लार्ज अमाउंट के अंदर मैथेन CO2 एंड हाइड्रोजन का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उन बैक्टीरियाज को क्या बोल दिया जाता है? मैथेनोजेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि मैथेनोजेंस क्या करते हैं? मिथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और आगे जाके वो क्या कर लेता है? बायोगैस का कंपोजिशन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, अब अपन ने अभी पढ़ा कि बायोगैस का प्रोडक्शन किया जा रहा है किससे? माइक्रोब से। लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी बायोगैस प्रोडक्शन की, वो फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड कहाड़ी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC। तो ये तो बात हो गई कि बायोगैस प्रोडक्शन किसके द्वारा डेवलप किया गया। अब कुछ और बात करते हैं बायोगैस के बारे में। तो देखिए, तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अनएरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करेंगे और लार्ज अमाउंट के अंदर मैथेन CO2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और उन बैक्टीरियाओं को आप क्या बोल देंगे? मैथेनोजेंस बोल देंगे। तो देखिए, मैथेनोजेंस एंड मैथेनोकोकस आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कैटल स्टोमक प्रोड्यूस मैथेन गैस। अब जो कैटल्स होती हैं, जैसे कि काऊ बफेलोज होती हैं, इनके स्टोमक के अंदर
इनके स्टोमक के अंदर मैथेनोजेंस या फिर मैथेनोकोकस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल रहते हैं? क्योंकि वो मैथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं इन द स्टोमक ऑफ कैटल्स। ये बैक्टीरिया इतना ही नहीं, जो कैटल का फूड होता है उसके अंदर जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है उसको भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मींस उसका भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये केवल मैथेन गैस का प्रोडक्शन ही नहीं करते, ये जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है कैटल के किसके अंदर, फूड के अंदर, उसको भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो अभी अपन बात कर चुके हैं बायोगैस के कंपोजिशन, बायोगैस की डेफिनेशन, कौन से बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होके क्या वर्क करते हैं। और अब जो बात करेंगे अपन, वो बायोगैस के प्लांट की बात करेंगे कि अपन बायोगैस प्लांट का कैसे यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय द यूजिंग माइक्रोब्स। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो कैटल का एक्सक्रीट होता है, जिसको आप डंक बोलते हैं या फिर अपन कॉमनली बोले तो उसको अपन गोबर बोलते हैं। तो वो गोबर क्या होता है, जो बैक्टीरिया रिच होता है। कौन से बैक्टीरिया? जो अपन ने मैथेनोकोकस, मैथेनोजेंस देखे थे। तो जो एक्सक्रीट डग होता है कैटल का, वो रिच होता है इन दीज बैक्टीरिया। और जो डग होता है कैटल का, उसको बायोगैस की जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसको आप कॉमनली गोबर गैस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि जो डग होता है कैटल का, उसको अपन बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपन बायोगैस के प्लांट को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, बायोगैस का टैंक है, जो कि अंडरग्राउंड होता है, 10 से 15 फीट, 10 to 15 फीट डीप इन द ग्राउंड। 10 से 15 फीट अंदर होता है ये ग्राउंड का, जिसके अंदर क्या होता है, बायो वेस्टेज को कलेक्ट किया जाता है। और लार्ज अमाउंट के अंदर डग जो वेस्ट या फिर एक्सक्रीट मटेरियल है किसका, कैटल का, उसको भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। किसके अंदर, जो अभी अपन ने ये 10 to 15 फीट जो अभी अपन ने एरिया देखा है, उसके अंदर कुछ बायो वेस्टेज और कुछ अमाउंट के अंदर, कुछ अमाउंट नहीं, लार्ज अमाउंट के अंदर डग ऑफ कैटल को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। तो देखिए, इस एरिया के अंदर आप डग जो एक्सक्रीट है या फिर वेस्ट मटेरियल है किसका, कैटल्स का, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे और कुछ अमाउंट में वाटर ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसको कवर कर देंगे, कवर करने के बाद में क्या होगा, कवर करने के बाद में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है किसके अंदर, डग ऑफ कैटल, कैटल के डग के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो अपनी माइक्रोबल एक्टिविटीज़ करेंगे। वो अपन ने देखा था कि माइक्रोबल एक्टिविटीज़ कौन सी, जैसे कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे। और माइक्रोबल एक्टिविटीज़ से क्या होगी, कुछ अमाउंट के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि मैथेन गैस और CO2 गैस। अब जो आपको बायोगैस प्लांट दिख रहा है, उसका एक आउटलेट है, उस आउटलेट से क्या की जाती है, बायोगैस ऑब्टेन की जाती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये एक पाइप से कनेक्टेड है, जो आउटलेट है वो एक पाइप से कनेक्ट है, ताकि जो गैस का प्रोडक्शन हुआ है उसको नियर बाई हाउस में क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे बायोगैस के प्रोडक्शन होने के बाद में इस आउटलेट से नियर बाई हाउस के अंदर अपन ने क्या कर दिया, बायोगैस, जिसको अपन गोबर गैस भी बोल देते हैं, उसकी सप्लाई करवा दी। लेकिन इसके अंदर जो अभी भी प्रेजेंट है, जो स्लरी प्रेजेंट है, उसको दूसरे आउटलेट से कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको अपन किसकी तरह यूज़ करेंगे, उसको एज ए बायो फर्टिलाइज़र की तरह या फिर अपन फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कैटल डक की ज़रूरत है, अगर आप बायोगैस प्रोडक्शन करना चाहते हैं और आपको डग की ज़रूरत है, तो आप रूरल एरियाज़ में जाइए, आपको वहाँ पे मैनी काइंड्स ऑफ क्या मिलेंगे, मैनी काइंड्स ऑफ कैटल्स मिलेंगे और आप वहाँ से कैटल डग कलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए अभी अपन ने इनका वर्क डिस्कस कर लिया है। अब अपन इनके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स कैसे काम करते हैं। तो देखिए ये आप ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये डग एंड वाटर है। यहाँ से आप जो डग है कैटल का वेस्ट है उसको वाटर के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा जिसको आप डाइजेस्टर बोल पा रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टर के अंदर क्या होगा, माइक्रोबल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होगी और बायोगैस का प्रोडक्शन होगा और ये गैस होल्डर कलेक्ट करके रखेगा गैस जो बनी है डाइजेस्टर के अंदर। ठीक है, और आफ्टर कंटेनिंग कलेक्टिंग बायोगैस जो बचेगा वो यहाँ से आउटलेट, इस आउटलेट से ऑब्टेन कर लिया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा एक फर्टिलाइज़र की तरह। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि पाइप के थ्रू सप्लाई कर दी जाती है जो बायोगैस यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है उसकी। तो एक टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब अपन माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। माइक्रोब्स, एक मिनट, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेट्स यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। देखिए बायो कंट्रोल एजेंट्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि जो प्लांट डिजीज़ है उनको अपन किसी बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके अगर अपन कंट्रोल करते हैं प्लांट डिजीज़ को, या फिर जो पेट्स होते हैं वो अगर हार्मफुल हैं और अगर वो प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कर रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करके उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब जो अपने क्लास 12th की NCERT है उसने 2 गुड एग्जाम्पल दिए हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के। वो कौन से हैं, एक तो बैसिलस थोरेनजेनेसिस है और एक है बैकुलोवायरस। ये 2 एग्जाम्पल्स NCERT ने गुड बताए हैं, किसके लिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ और ग्रुप्स हैं जैसे कि BT क्रॉप्स का है ना, और लेडी बर्ड बैटल का कुछ केस है। तो ये अपन डिटेल स्टडी करेंगे इनके ऊपर चैप्टर नंबर 12th में। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है जिसके अंदर BT क्रॉप का भी केस है और लेडी बर्ड बैटल का भी केस है। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, IPM। इसको ज़रूर याद रखिएगा आप, IPM। अब देखिए IPM होता क्या है, IPM जो है, इन IPM यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। IPM के अंदर जो बायो कंट्रोल्स का यूज़ है वो इस तरीके से किया जाता है कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो क्या करे, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। ऐसे IPM के अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, IPM के अंदर जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है उनका इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो मोर सर्वाइव कर सके। ठीक है, और यहाँ पे भी बैकुलोवायरस क्या रहेंगे, ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे किसके अंदर, IPM के अंदर। और IPM की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये याद रखिएगा आप। अब देखिए नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। अब जो अपन माइक्रोब्स को यूज़ करने वाले हैं वो एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने माइक्रोब्स को यूज़ किया था, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। इससे पहले अपन माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है,
माइक्रोब्स को इन सभी के अंदर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब अपन यूज़ करेंगे माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइज़र के अंदर। तो देखिए कैसे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिज्म डेट इंक्रीज न्यूट्रिएंट क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं? जैसे कि आपने बायो फर्टिलाइजर्स देखे हों तो क्या करते हैं, वो केमिकल को रेजिस्ट करके वो एक नेचुरल फर्टिलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को एक तो इंक्रीज़ कर देंगे, दूसरी जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे जो हैं वो एक तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के थ्रू एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और एक फंजाई। ये सब क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज़ होते हैं ये सभी। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं माइक्रोब्स के, जो कि किसके लिए यूज़फुल होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, ये 3 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कि यूज़फुल होते हैं किस लिए, बायो फर्टिलाइज़र के लिए। तो फर्स्ट अपन देखते हैं बैक्टीरिया को कैसे यूज़ किया जाएगा बायो फर्टिलाइज़र के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए ये बताया था कि बायो फर्टिलाइज़र्स को अपन यूज़ करेंगे जैसे कि बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और फंजाई को, इनको यूज़ करेंगे अपन। ये क्या है, अपने माइक्रोब्स है और इनको यूज़ करेंगे अपन एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो फर्स्ट अपन वही पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया। तो देखिए बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा। अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन देखने वाले हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम तो आपने सभी ने सुन रखा है राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं किसके साथ, जो नोड्यूल्स होते हैं किसके, लेगुमिनेशन प्लांट के, जैसे कि प्ली प्लांट के जो नोड्यूल्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और जो मेन रोल होता है इनका, वो मेन रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। किसका होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब जैसे कि अपन ने देखा था कि बायो कंट्रोल एजेंट्स है वो सोइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेगुमिनेशन प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, ये सोइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद में कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एजोस्पाइरुलियम, एजोबैक्टीरियम, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और फ्री लिविंग होते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर। कौन कौन से, एजोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम। ये भी क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और न्यूट्रिशन क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये बैक्टीरियाज थे, कुछ बैक्टीरियाज थे जो क्या कर रहे थे, सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। और अपन ने इनको यूज़ लिया एज ए बायो फर्टिलाइज़र एजेंट। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे फंजाई को अपन कैसे यूज़ करें एज ए बायो फर्टिलाइज़र एजेंट। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट अपन देखेंगे वो माइकोराइजा देखेंगे। माइकोराइजा क्या है, फंजाई है। अब ये फंजाई क्या करेगा, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा किसके साथ, फंजाई के साथ। कौन सी फंजाई, जिसका जीनस क्या हो, ग्लूमस हो। ग्लूमस जीनस वाली फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा और क्या करेगा, हायर प्लांट्स के साथ। किस किस के साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा ये, जिससे फंजाई का जीनस क्या हो, ग्लूमस हो, और हायर प्लांट्स के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके ये क्या करेगा, वर्क करेगा एज ए बायो फर्टिलाइज़र एजेंट। कौन करेगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, फंजाई। ठीक है, अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये ग्लूमस जीनस फंजाई क्या है और ये
रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि ग्लूमस जीनस क्या है। देखिए ग्लूमस जीनस मतलब कि वो फंजाई जो हेल्प करती हो इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, वो फंजाई जो एब्जॉर्प्शन करती हो किसका, फॉस्फोरस का, उस फंजाई को अपन कौन सी बोल देते हैं, ग्लूमस जीनस। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट ट्राइकोडर्मा फंजाई, ये कौन सी फंजाई है भाई, ये नेक्स्ट फंजाई है। दिस फंजाई इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्लांट डिजीज। ये जो फंजाई है वो किस लिए यूज़ की जाएगी, प्लांट की डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रूट बोर्न पैथोजेंस, मतलब कि जो पैथोजेंस जो कि ओरिजिन होते हैं कहाँ से, रूट से, उनको भी क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, मतलब कि रोकेगा। कौन, ट्राइकोडर्मा फंजाई। आया बात समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अभी अपन ने बैक्टीरिया और फंजाई, दो बायो फर्टिलाइज़र एजेंट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस साइनोबैक्टीरिया के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो एनाबेना, नॉस्टेक और ओसिलेटोरिया, ये सब क्या हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसके, साइनोबैक्टीरिया के। अब साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रोपिक कैसे होंगे, खुद फोटोसिंथेटिक करेंगे और अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड इन पैडी, राइस फील्ड, रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज। जो एनाबेना BGA है उसको यूज़ किया जाएगा राइस फील्ड के अंदर। अब राइस फील्ड के अंदर यूज़ किया जाएगा तो वो क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो सोइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।